उत्साह अट नहीं रही है। कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। यहाँ पर इस कविता पाठ से संबंधित कविता में क्या विषय लेकर चल रहे हैं निराला जी, उसको यहाँ पर हम एक शॉर्ट समरी के रूप में लेंगे, जिससे कि कविता का विषय जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद जब आप पंक्तियाँ एक एक करके हर पंक्ति को समझेंगे कविता के अंतर्गत, तो आपको कविता भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। साथ ही उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो कविता का विषय है वो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है। पाठ की जो रूपरेखा है वो ये कहती है कि उत्साह एक आह्वान गीत है, यानी कि उत्साह जो है एक आह्वान, आप यहाँ पर एक कह सकते हैं कि बादलों से पुकार लगाई जा रही है कि वो ऐसा करें। तो आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है, यानी जो बादल को कहकर ये कविता जो है लिखी गई है। बादल निराला का प्रिय विषय है। बादल जो है वो विषय निराला जी को बहुत प्रिय था। इसका मतलब नहीं कि वो हर कविता में बादल के बारे में ही बताते हैं कि बादल ऐसे हैं, वो ऐसे बरसते हैं, धरती को शीतल करते हैं। नहीं, वो बादल को एक प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हुए और जो समाज में वो एक नज़रिए से देखते हैं, उस नज़रिए को पेश करने के लिए बादल को माध्यम बनाते हैं। इसलिए जो है उनका विषय जो है ये वो इतना प्रिय है कि वहाँ पर वो बादल के जरिए जो है वो चीज़ों को, अपने मन में चलने वाली चीज़ों को, विषयों को सामने लाते थे प्रतीक बनाकर। अब जिस तरीके से इस कविता में हम पढ़ रहे हैं बादल जो है किस तरीके से गरज बरस कर जो है शीतल करते हैं धरती को, उसी तरीके से बादल के माध्यम से यहाँ पर हम एक क्रांतिकारी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बादल जो है यहाँ पर एक जरिया बना है एक विषय को सामने लाने का। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की, जन यानी कि लोगों की, समाज में और धरती पर जो लोग हैं वो पीड़ित हैं, प्यासे हैं, गर्मी से व्याकुल हैं, उन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। तो दूसरी तरफ वही बादल जो है वो नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। यानी जब वही बादल धरती को शीतल कर रहा है तो उसी के साथ वो बादल ये क्रियाएं भी करता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से नई कल्पना और नए अंकुर जब फूटते हैं तो उसके लिए विध्वंस होता है। एक अंकुर जब ज़मीन से पनपता है, और जब ज़मीन से पनपता है तो क्या होता है, वो बीज जो है अंकुरित होगा और यहाँ से धरती को फोड़ता हुआ पनपेगा। तो इसको करने में, इस प्रक्रिया को करने में क्या होता है, व्यक्ति अपनी ताकत का प्रयोग करेगा, वैसे ही एक बीज जो है अपनी ताकत का प्रयोग करेगा, तभी वो धरती से निकलेगा और अंकुरित होकर एक अंकुरण का रूप लेगा, जिसके बाद वो पौधा बनेगा, फिर उसके बाद बड़ा से बड़ा वृक्ष, पौधा, कुछ भी जो आगे प्रक्रिया तय करते हुए चलता जाएगा और होती जाएगी वो प्रक्रिया। तो ऐसे विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है, यानी जो जीवन है कवि उसको बहुत बड़े स्तर पर देखता है और पूरी दृष्टि से, समग्र दृष्टि से देखता है। किसी एक पक्ष पर नजर नहीं रखता है, बल्कि समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना, यानी कि जो सुंदर सुंदर कल्पनाएं होती हैं और साथ ही जो क्रांति की चेतना होती है, समझ होती है, वो दोनों ही है इसमें। सामाजिक क्रांति या बदलाव में, सामाजिक क्रांति क्या होती है, समाज में कुछ ऐसे बदलाव, कुछ ऐसी रीतियां, कुरीतियां या फिर बुराइयां जो हैं उनको हटाने के लिए जब भी ताकत का प्रयोग या फिर आवाज़ ऊंची करके, नारे लगाकर जब भी एक बदलाव लाने की कोशिश की जाती है तो वो क्रांति है, वो बदलाव लाने के लिए किया जाता है। तो सामाजिक क्रांति या बदलाव जो है उसमें साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और हमेशा से ये माना गया है कि जब जब समाज में बदलाव की ज़रूरत पड़ी है और क्रांति की ज़रूरत पड़ी है तो साहित्य ने, यानी लिटरेचर ने, जैसे कि हमारी हिंदी भाषा का जो लिटरेचर है उसमें आप देखेंगे साहित्य, अपार साहित्य भरा पड़ा है, जिसमें हमारा पास्ट बताया गया है और जितने भी आंदोलन वगैरह हुए हैं देश को बचाने के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो सब साहित्य जो अपनी एक बड़ी भूमिका निभाता है। किस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रेमचंद हैं उनकी जो बड़ी से बड़ी जो साहित्य हैं, एक वक्त पर
कुछ साहित्यों को जला दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो साहित्य जो है वो देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए, उसकी सम्मान को बनाए रखने के लिए, उसकी इज्जत को बनाए रखने के लिए और साथ ही उसको बचाए रखने के लिए जब एक कोशिश साहित्य की ओर से की जाती है तो उसको इन सब मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। निराला इसे जो है नवजीवन यानी नया जीवन और नूतन कविता यानी नई कविता के संदर्भों में देखते हैं। अट नहीं रही है एक कविता जो इसी के साथ ही है, वो कविता फागुन की मादकता यानी जो फागुन का सौंदर्य है या फिर इसका नशा जो है आप कह सकते हैं को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक यानी कि चारों तरफ सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है, यानी वो उस सुंदरता को कई तरीकों से देख रहा है। चारों तरफ जो सुंदरता फैली हुई है फागुन की, जब हम कविता को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि फागुन में जो प्रकृति में परिवर्तन होता है, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, उसकी सुगंध जो है, मौसम कितना खुशनुमा होता है, उसको यहाँ पर कवि ने तो दिखाया ही है। साथ ही अपनी सर्वव्यापक दृष्टि का प्रयोग करते सुंदरता को अनेक तरीकों से संदर्भों में प्रकट किया है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। यानी जिस तरीके से फागुन सुंदर होता है उसी तरीके से कविता में जो शामिल शब्द हैं या फिर कवि ने जो शब्द प्रयोग किए हैं उससे कविता भी फागुन की तरह सुंदर हो गई है। कविता पाठ जो यहाँ पर कविता पाठ है उत्साह, उसका सार समझते हैं हम कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। उत्साह एक आह्वान गीत है। ये पंक्ति तो आप याद कर लें, आपको कहीं आप प्रसंग व्याख्या जो भी आपको उत्तर इससे संबंधित प्रश्न उत्तर जो भी आ रहे हैं पंक्ति का इस्तेमाल करें इससे आपका उत्तर अच्छा हो जाएगा। उत्साह जो है एक आह्वान गीत है जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है। बादल जो है निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा को पूरा करता है तो दूसरी तरफ वही बादल जो है नई कल्पना और नए अंकुर के लिए भी विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। अभी हमने पढ़ा कि जिस तरीके से जमीन से एक बीज को अंकुरित होने के लिए क्या होता है, ये जमीन को, इस मिट्टी को आप देखेंगे उभरी हुई सी नजर आएगी, यानी कि इसको हटाकर ये पनपता है। ऐसे ही धरती जो है सूरज के ताप से जो है वो तड़प रही है, तो अब बादल बरसेंगे तो ये शीतल हो जाएगा। तो शीतल होने से पहले सूरज की गर्मी को झेलना पड़ा और अंकुरित होने से पहले बीज को जमीन में धसे रहना पड़ा और उसके बाद जब उसने पानी पाया, बरसात का पानी पाया, तब वो अंकुरित होकर ऊपर बाहर निकल आया और उसका जन्म हुआ। उसने सांस ली खुलकर, धरती को जो है और उसके इस माहौल को और इस परिवर्तन को उसने फिर सामने देखा और पनपने के बाद वो निरंतर अब बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी ये दिखता है। कवि जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है, यानी कि बड़े नजरिए से देखता है। उसकी जो सोच है और जो उसका दृष्टिकोण यानी देखने का तरीका या फिर उसका जो नजरिया है, आप जो पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये है वो है, यानी आपका जो तरीका है किसी भी चीज को देखने का और समझने का। तो कवि का जो जीवन को देखने का तरीका है, दृष्टिकोण है, वो बहुत बड़ा है। कविता में ललित, कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब भी समाज में या देश को जरूरत पड़ी है तो साहित्य ने बड़ा साथ दिया है, जिससे उसने देश के विषय में अपने अंतर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लोगों के सामने लाके रखी है जिससे साहित्य ने एक बड़ी भूमिका निभाते हुए देश का भला ही किया है। निराला इसे नवजीवन और नूतन क्रांति के संदर्भों में देखते हैं। कवि निराला ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को प्रेरित किया है और इसी के लिए इसका नाम कविता का उत्साह लिखा है, क्योंकि उन्होंने बादल के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की है। वो मोटिवेट कर रहे हैं, इस वजह से उत्साह जो है इसी से आता है। इस वजह से कवि ने इस कविता का नाम उत्साह रखा है और इसी से वो उनको प्रोत्साहित करते हुए नजर आते हैं। कविता पाठ है अब अट नहीं रही है। इस कविता पाठ से संबंधित जो इसकी शॉर्ट समरी है वो समझेंगे यहाँ पर हम।
जिससे कि आप कविता को अच्छे से समझ सके। कविता वैसे बहुत सरल है और ऑलरेडी आपको चैनल पे ये कविता जो है लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके अपलोडेड मिलेगी और आप उसे ज़रूर देखें, ज़रूर इस समरी को पढ़ने के बाद कविता पार्ट को भी पढ़ें और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी ज़रूर दिखे, जिससे कि आपको टर्म टू एग्जामिनेशन की जो एक ओवरऑल प्रिपरेशन है हर एक चैप्टर की, आप एक ही जगह पर कर सकें। आपको इधर उधर बिल्कुल भी कोशिशें या टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चैनल पर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर उसके बाद समरी, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। आप ज़रूर पढ़ें और एक बार में टाइम इन्वेस्ट करें और उसको पूरी तरीके से अपना बना लें इस चैप्टर को, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। आगे बढ़ते हैं और कविता पाठ का जो समरी है या संक्षिप्त वर्णन है उसे समझ लेते हैं। कविता अट नहीं रही है, यानी कि समा नहीं रही है, यानी कि आप जिसे आम भाषा में कहते हैं एडजस्ट नहीं हो रही है। कविता फागुन, अब यहाँ पर जो कविता में विषय लिया है, कवि ने बताया कि फागुन में इतनी सुंदरता है कि हम उसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे अंदर वो इतनी सुंदरता लेने की क्षमता नहीं रह गई है। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को, यानी उसके सौंदर्य को, ऐसा सौंदर्य जिससे उस सौंदर्य को देखकर आप सिर्फ उसी में गुम हो जाएं, उसका नशा हो जाए, तो वो मादकता है। तो कविता जो है वो फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक, यानी चारों तरफ जो सुंदरता फैली हुई है, सर्वव्यापक सुंदरता अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को और भी फागुन की तरह ही जो है सुंदर एवं ललित बना दिया है। कवि फागुन माह के सौंदर्य से इतना अभिभूत है, यानी उससे इतना ज़्यादा भरा पड़ा है उस सौंदर्य से कि उसे फागुन माह की आभा जो है समाती हुई नहीं दिख रही है। चारों ओर फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। जब फागुन माह चल ही रहा है तो प्रकृति जो है हर क्षण अपना परिवर्तन दिखा रही है, ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा हो, ना कि उसको घटा रहा हो, तो सौंदर्य भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कवि ने फागुन माह का जो मानवीकरण कर दिया है यहाँ पर, वो भी कविता में दिख रहा है। साथ ही फागुन माह जो है सांस ले रहा है, सांस लेता है तो अपनी सुगंध भर देता है। तो सांस कौन लेता है? व्यक्ति लेता है, सांस तो इंसान लेता है। तो यहाँ पर सांस लेना, इससे क्या हो जाएगा कि कविता में यहाँ पर फागुन माह में जो है मानवीकरण अलंकार हमें देखने को मिल जाएगा पूरी कविता में। सांस लेता है तो अपनी सुगंध को भर देता है। इतना ही नहीं, आकाश में भी सुगंध पर लगाकर उड़ जाती है। कवि इस मास के सौंदर्य दर्शन से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा है। पेड़ों की डालियां नए पत्तों से लदी हुई हैं, उन पेड़ों पर कहीं कहीं लाल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। फागुन के हृदय पर मंद सुगंध बिखेरती हुई पुष्पों की मालाएं पड़ी हुई हैं। जो फागुन का हृदय है, फागुन का कोई हृदय तो होता नहीं है, वो मानव तो है नहीं, वो तो इंसान है। इंसान तो है नहीं कि उसके अंदर आपको हृदय मिलेगा, किडनी मिलेंगी और ये सब। तो ये जो है ये मानवीकरण अलंकार है। तो फागुन के हृदय पर मंद सुगंध, यानी धीमी धीमी महक देने वाले जो फूल होते हैं, उनकी मालाएं पड़ी हुई हैं। ऐसे फागुन माह की शोभा कहीं भी समा नहीं रही है। इतनी अपार सुंदरता है प्रकृति की कि व्यक्ति जो है उसे आसानी में से अपने में समा नहीं सकता है। अगर प्रकृति को देखा जाए, उसको ध्यान से देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए या महसूस किया जाए, तो आप उसकी जो चमत्कार है उसको एक के बाद एक जो है इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते, देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से कवि जो है जब उसको ध्यान देते हैं, उस पर बहुत महसूस करते हैं प्रकृति को, तो उनको यही लगता है कि इस प्रकृति में इतना सौंदर्य है, इतना चमत्कार है। प्रकृति की जो ईश्वर की अद्भुत लीला है वो प्रकृति के माध्यम से दिख रही है, वो हम नहीं ले पाएंगे या फिर समा नहीं पाएंगे। हम उसको एक साथ इतनी खुशी को या इतना सौंदर्य को जो है अपने में समेट नहीं पाएंगे। तो ये है कविता का यहाँ पे एक शॉर्ट समरी, जो आपको ये क्लियर कर देगी कि ये कविता का जो विषय है वो क्या है। और आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बहुत हेल्प करेगी और आपके टर्म टू एग्जामिनेशन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाएगी। तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी